हाँ स्टूडेंट, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तु के ऊपर। ठीक है, तो अरस्तु, जैसे मैंने आपको पहली जो वीडियो में आपको जो डिटेल्ड में प्लेटो के बारे में बताया था, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स प्लेटो, तो आज हम लेके आए हैं अरस्तु। जो अरस्तु हैं और जो प्लेटो हैं, ये एथेंस के बहुत महान विचारक हैं और जितना भी राजनीतिक चिंतन एथेंस की तत्कालीन परिस्थितियों में और वहाँ की जो सामाजिक राजनीतिक जितनी भी परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जो भी चिंतन वहाँ पे लिखा गया वो अरस्तु और प्लेटो के चिंतन में देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे वीडियो लेक्चर में यहाँ पे आपके सामने जो है पेश कर रहा हूँ, ये बेसिकली जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो यूपीपीएससी लेक्चर एग्ज़ाम है, यूकेपीएससी लेक्चर एग्ज़ाम है या नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको जो है देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो आप इसको देखिए। तो अरस्तु क्या है? प्राचीन यूनानी दार्शनिक था। ठीक है, तो अरस्तु, जैसे मैंने आपको बताया, अरस्तु और जो प्लेटो हैं वो एथेंस और यूनान के जो है महान दार्शनिक हैं। ठीक है, तो अरस्तु प्राचीन यूनान का महान दार्शनिक था। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, वो सिकंदर महान का शिक्षक था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और सिकंदर महान का शिक्षक था, और प्लेटो का जो गुरु था वो था सुकरात। ठीक है, तो इनकी जो सीरीज है वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे है सुकरात, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। ये ठीक है, सुकरात का शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, वो सिकंदर महान का शिक्षक था। ठीक है, अरस्तु का जन्म मैसिडोनिया के नगर स्टेगिरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टेगिरा में। ठीक है, प्लेटो अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा करता था। ठीक है, प्लेटो अरस्तु को क्या कहा करता था? अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा करता था। क्यों कहा करता था? क्योंकि जो अरस्तु था, अरस्तु का जो चिंतन था, अरस्तु का जो दर्शन था, वो यूनान की और एथेंस की जो तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उसको देखते हुए उसने अपना चिंतन और दर्शन वहाँ पे दिया था। और न केवल एथेंस की, अरस्तु जो है भिन्न भिन्न देशों में घूमा, अनेक देशों की उसने यात्राएं की, और अनेक देशों की यात्राएं करने के बाद वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था का उसने सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया। और जो अध्ययन किया तो उसने उनका विश्लेषण किया कि कौन सी शासन व्यवस्था उपयुक्त है और कौन सी शासन व्यवस्था स्थायी है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कोई भी शासन व्यवस्था किसी देश में स्थायी रूप से या लंबे समय तक चली। ठीक है, और जो अरस्तु था वो भी तर्क आधारित, अन्वेषण आधारित जो अपना जो सिद्धांत देता था, अपना जो चिंतन उसका था, वो अन्वेषण पर आधारित था, चिंतन पे आधारित था। मैं ऐसे ही नहीं कि कोई भी चीज़ें कोई भी बोल दी। ठीक है, उसने अनेक देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, अनेक देशों में घुमा, अनेक देशों की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, वहाँ का अन्वेषण किया, उनमें रिसर्च किया। ठीक है, तब जाके उसने अपना निष्कर्ष दिया, और वो विशेषकर तर्क प्रधान था। तर्क प्रधान मतलब किसी भी चीज़ को तर्क के आधार पर सिद्ध करता था। ठीक है, तो इसीलिए प्लेटो अरस्तु को अपनी अकादमी का क्या कहता था? मस्तिष्क कहता था।
ठीक है। हाँ, तो ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है कि जो है अरस्तु अपनी अकेडमी का जो प्लेटो है वो अपनी अकादमी का मस्तिष्क किसको कहता था, अपनी एकेडमी का, ठीक है, जो उसका विश्वविद्यालय जो प्लेटो ने स्थापित किया था उसका शिष्य था एक प्लेटो, ठीक है। तो प्लेटो को क्या कहता था, अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अरस्तु की रचनाएं, ठीक है। अरस्तु की जो मुख्य रचना है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है, राजनीति शास्त्र। मीन्स राजनीति किस प्रकार जो है राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और कौन सी शासन व्यवस्था उपयुक्त होगी, ये सारा जो वर्णन अरस्तु ने किया है वो किस में किया है, पॉलिटिक्स में किया है, राजनीति शास्त्र ग्रंथ में किया है, ठीक है। उसके बाद है एथिक्स। एथिक्स है नीति शास्त्र, ठीक है। मतलब ऐसी कौन कौन सी जो नीतियां हैं जो राज्य के संचालन में आवश्यक हैं, ठीक है, वो जिससे राज्य को अधिक स्थायित्व प्रदान किया जा सके, राज्य की नीतियों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके, वो सारा वर्णन उसने एथिक्स में किया है। तो ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी रचना अरस्तु की है, तो कौन सी है, पॉलिटिक्स, ठीक है। और प्लेटो की कौन सी थी, रिपब्लिक, ठीक है, राज व्यवस्था थी प्लेटो की। और अरस्तु की कौन सी है, पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र, ठीक है। फिर है एथिक्स, रिटोरिक, ठीक है, और भी उसकी रचनाएं हैं, ठीक है। मेट्रोलॉजी है ना, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स है, ठीक है, पोइटिक्स है, ये सब किसकी रचनाएं हैं, अरस्तु की रचनाएं, ठीक है। ये हमको याद रखना है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरस्तु जो है ने उसको जो है क्या कहा, उसको मास्टर साइंस कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को क्या कहा, मास्टर साइंस कहा। और मास्टर साइंस कहने के पीछे क्या तर्क रहे होंगे, क्योंकि राजनीति शास्त्र को मास्टर साइंस इसलिए कहा गया क्योंकि किसी भी देश या किसी भी समाज में, और किसी भी समाज को हमको व्यवस्थित रूप से चलाना है, नियमबद्ध चलाना है, मतलब तार्किक रूप से अगर उसको चलाना है, नियमबद्ध रूप से चलाना है, सुसंगत रूप से चलाना है, तो निश्चित रूप वहाँ को अगर हम किसी भी समाज का, किसी देश का वैज्ञानिक विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, नैतिक विकास करना है, ठीक है, तो वहाँ सबसे पहले वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ होना चाहिए। और अगर राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो निश्चित रूप से वहाँ की शासन व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया कि जो है अरस्तु की जो रचनाएं हैं, जो उसने क्या क्या जो ग्रंथ लिखे थे अरस्तु ने, ठीक है, यहाँ पर हम उनकी भी चर्चा हमने की है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स, एथिक्स और रिटोरिक, ठीक है। और ये अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान क्यों माना, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद अब देखिए, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए अनुभवमूलक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसने जितना भी राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया, जितना भी राज्य का अध्ययन किया, जितना भी जो है शासन प्रणालियों का अध्ययन किया, तो उसने सारी शासन प्रणालियों के अध्ययन में अनुभवमूलक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अनुभवमूलक पद्धति क्या है। देखिए, अनुभवमूलक पद्धति क्या है कि एक ऐसी अध्ययन की ऐसी पद्धति, किसी भी शासन व्यवस्था, किसी भी सामाजिक व्यवस्था, वैज्ञानिक व्यवस्था या किसी भी चीज़ का, किसी तथ्य का ऐसा अध्ययन जिसमें हम उस चीज़ के बारे में ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो पद्धति क्या कहलाती है, अनुभवमूलक पद्धति कहलाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ। जैसे सपोज एक बाल्टी यहाँ पे रखी हुई है पानी की, तो अगर पानी की बाल्टी में मुझे अगर पता करना है कि पानी कैसा है, कि पानी गर्म है या ठंडा है, तो मुझे उसमें, अगर मैं उसमें अपनी फिंगर्स डालूंगा, अंगुलियाँ उसमें डालूंगा, हाथ उसमें डालूंगा, तो उसके बाद मैं उसको बता पाऊंगा कि पानी ठंडा है या गर्म है, ठीक है, या पानी की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, कि तो पानी द्रव अवस्था में होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ये
कैसे मैंने प्राप्त किया? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मीन्स अनुभव के आधार पे मैंने बताया कि पानी जो है ठंडा है या गर्म है, ठीक है। या अगर हम कहना चाहें कि भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है, तो या अमेरिका की जलवायु कैसी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसका अनुभव के आधार पे उसको जानकर, ज्ञानेंद्रियों से जानकर, ठीक है, अपनी सेंसरीज से उसका अनुभव करके जो चीज़ हम बताते हैं वो कहलाता है अनुभवमूलक पद्धति। तो अरस्तु ने जितनी भी शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, जितनी भी राज व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाओं का जो अध्ययन किया, ठीक है, तो वो सारा जो अध्ययन है वो उसने अनुभव के आधार पर किया, क्योंकि अरस्तु ने विभिन्न देशों का भ्रमण किया और जब उसने विभिन्न देशों की शासन पद्धतियों को देखा, उनको जाना और उनका विश्लेषण किया, तो उसके बाद जो उसने अपना निष्कर्ष निकाला, ठीक है, तो वो एक अनुभव के आधार पर निकाला, ठीक है, तो उसको कहा जाता है अनुभवमूलक पद्धति, ठीक है। और तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति क्या है कि शासन व्यवस्थाओं की तुलना करना। और उसने क्या किया? 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, 158 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया और अध्ययन के बाद ये पाया कि कौन सी शासन व्यवस्था ज़्यादा उपयुक्त है या सबसे उपयुक्त है और कौन सी शासन व्यवस्था अधिक स्थायी है, ठीक है, स्थायित्व की शासन व्यवस्था का है। ये भी अरस्तु ने वहाँ पे जो है ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो वो होती है तुलनात्मक पद्धति। इसीलिए अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति की जो शुरुआत हुई वो भी अरस्तु से ही हुई है, ठीक है। हाँ, उसके बाद है आगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति क्या है कि जिसमें हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिक फैक्ट के आधार पे कोई निष्कर्ष निकालते हैं, विश्लेषण के आधार पे कोई निष्कर्ष निकालते हैं, वैज्ञानिकता के आधार पे हम जहाँ पे कोई निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, पहले हम उस चीज़ का पूरा रिसर्च करते हैं, उस व्यवस्था का पूरा रिसर्च करते हैं, उस कंसेप्ट का, उस संकल्पना का पूरा रिसर्च करते हैं, अन्वेषण करते हैं, जानते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद फिर क्या देते हैं? अपना निष्कर्ष देते हैं। तो आगमनात्मक जो पद्धति है, ठीक है, वो क्या है? मतलब जब हम उस चीज़ को किसी चीज़ को जानकर उसके बारे में कोई हम अपना तर्क देते हैं, कोई अपना चिंतन देते हैं, कोई अपना सिद्धांत देते हैं, तो वो पद्धति कहलाती है आगमनात्मक पद्धति। तो अरस्तु ने भी विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के बारे में जो अपना निष्कर्ष दिया, जो अपने तर्क दिए और जो शासन व्यवस्थाओं की कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है, ठीक, शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अलग अलग देशों में कैसी शासन व्यवस्थाएँ हैं, ठीक है, कौन शासन व्यवस्था ज़्यादा स्थायी है, ये सारा जो उसने अध्ययन किया वो एक निष्कर्ष के आधार पर किया, एक विश्लेषण के आधार पर किया, एक अन्वेषण के आधार पे किया, है ना, और उन शासन पद्धतियों को जाना, वहाँ के संविधानों को जाना और तब जाके एक क्या दिया? निष्कर्ष दिया कि कौन सी शासन व्यवस्था ज़्यादा वरीणी है और ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आगमनात्मक पद्धति, ठीक है। अरस्तु ने 158 देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया और एक स्थिर शासन व्यवस्था की रूपरेखा दी, ठीक है। तो उसने इसीलिए अरस्तु को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। आगे देखते हैं। अब अरस्तु की शासन प्रणाली। देखिए अरस्तु की शासन प्रणाली क्या है? अरस्तु ने पूरी जो शासन प्रणाली है, किसी भी देश में या किसी भी राज्य में जो शासन प्रणाली होती है वो किस तरीके से संचालित होती है, तो उसने सबसे पहले शासन प्रणाली का जो प्रकार बताया वो बताया राजतंत्र, ठीक है। तो राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र में क्या होता है कि राजतंत्र होता है किसी एक व्यक्ति का शासन होता है। मतलब अगर किसी राज्य में कोई एक व्यक्ति का अगर शासन है, ठीक है, वन मैन आर्मी अगर है तो उसको बोला जाता है राजतंत्र। पर जो राजतंत्र होता है तो उसने कहा कि जो ये शासन प्रणालियां हैं किसी भी राज्य की या किसी भी देश की, ये जो इसका एक वर्तुल होता है, इसका एक चक्र होता है, ठीक है। राजतंत्र से पहले फिर क्या होता है के बाद क्या होता है? निरंकुश तंत्र। मीन्स राजतंत्र जो होता है उसमें एक व्यक्ति का शासन तो होता है, पर ये राजतंत्र इस निरंकुश तंत्र से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? क्योंकि राजतंत्र में जो राजा होता है या जो शासक होता है वो प्रजा के हितों का ध्यान भी रखता है। मतलब ऐसा वो प्रजा की जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं, जो उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं या अन्य जो राज्य में व्यवस्थाएं होनी चाहिए या होती हैं, उन सभी व्यवस्थाओं का राजा जो है ध्यान रखता है, ठीक है। लेकिन जब राजा अपने प्रजा का ध्यान न रखकर धीरे धीरे उस प्रजा से हटकर या प्रजा के जो है उत्थान से हटकर, प्रजा के बारे में सोचने से हटकर जब अपने व्यक्तिगत बारे में सोचने लग जाता है, अपने ही अधिकारों के बारे में सोचने लग जाता है, अपने ही विकास के बारे में या अपने ही धनार्जन के बारे में सोचने लग जाता है और अपने ही कुल और परिवार के बारे में जब व्यक्तिगत रूप से जब वो सोचने लग जाता है, तो धीरे धीरे जो प्रजा में असंतोष व्याप्त हो जाता है, ठीक है। और तो राजतंत्र का वह स्वरूप क्या कहलाता है? निरंकुश तंत्र कहलाता है। इसको टायरेनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टायरेनी। ये कहलाता है टायरेनी, ठीक है। राजतंत्र क्या है? ऑटोक्रेसी या किंगशिप भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। हाँ,
तो ये फिर ये राजतंत्र किस में कन्वर्ट हो जाता है, निरंकुश तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है। फिर निरंकुश तंत्र जब जब बहुत ज़्यादा अत्याचार राज्य में बढ़ जाते हैं, राजा जो शासक है वो मनमानी अपनी करने लग जाता है, प्रजा के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता, प्रजा जब बहुत त्रस्त हो जाती है तो वहाँ पे कुछ ऐसे जो आपके धन संपन्न लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं और बुद्धिजीवी, ठीक है, धनाढ़ और बुद्धिजीवी। अभिजात तंत्र में कौन कौन सा आता है, धनिक वर्ग, एक तो धनी वर्ग आएगा और दूसरा प्लस जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, धनी और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ठीक है, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, निरंकुश तंत्र, अभिजात तंत्र में। वहाँ पर कुछ धनी और बुद्धिजीवी लोगों का क्या आता है, शासन स्थापित हो जाता है, जो राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं और राज्य में शासन करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इन धनी वर्ग और बुद्धिजीवी जो अभिजात तंत्र है, जो एलिट क्लास है, इन लोगों में भी एक असंतोष की भावना व्याप्त हो जाती है, असंतोष की भावना व्याप्त हो जाती है और धीरे धीरे ये जो अभिजात तंत्र है ये कहाँ बदल, और राज्य में कुछ ऐसे तत्वों का बोलबाला हो जाता है, कुछ अलग अलग क्या बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं, कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं जो अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है गुटतंत्र। गुटतंत्र को बोलते हैं ओलिगार्की। गुटतंत्र को क्या कहा जाता है, ओलिगार्की कहा जाता है। तो गुटतंत्र की स्थापना फिर वहाँ पे हो जाती है, ठीक है। फिर जब ये धीरे धीरे ये गुटतंत्र भी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता, ठीक है, तो उसके बाद एक बहुत से लोगों का, बहुत सारे करप्ट लोगों का, बहुत सारे भ्रष्ट लोगों का एक आम सहमति पर एक क्या बन जाता है, एक तंत्र स्थापित हो जाता है, एक उनकी राजशाही, उनके जो राज्य पे कब्जा हो जाता है, राज्य पे जो है शासन व्यवस्था में उनका कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है भ्रष्ट तंत्र या लोकतंत्र, ठीक है। और इसको अरस्तु जो है लोकतंत्र को भ्रष्ट तंत्र कहता है, इसको वो बिल्कुल जो है क्या मानता है, निकृष्ट शासन व्यवस्था मानता है, ठीक है। फिर से जो है वही जो आगे जाके वही शासन व्यवस्था आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, राजतंत्र में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा राज्य का जो किस प्रकार की राज्य की शासन व्यवस्था होती है, किस प्रकार से राज्य एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है, ये बात अरस्तु ने यहाँ पे बताई है हमको, ठीक है। हाँ, अब देखिए अगला क्या है, अगली चीज क्या है, अरस्तु ने राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो पुरुष प्रधान समाज की वकालत की, ठीक है। अरस्तु ने कहा कि जो राज्य है, जिस प्रकार हमारा शरीर है, हमारा मानव शरीर होता है, व्यक्ति का जो पूरा जो मनोमस्तिष्क है पूरा, ठीक है, जिस प्रकार हमारा पूरे जो है एक व्यक्ति के शरीर के सभी अंगों का महत्व है, ठीक है, सभी अंग मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, मानव शरीर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है कि जो है राज्य भी एक मानव का क्या है, प्रतिरूप है, ठीक है। तो उसने बोला कि उसने बोला कि राज्य प्रथम है, मीन्स राज्य व्यक्ति, उसने बोला कि व्यक्ति राज्य का ही क्या है, विराट रूप है, ठीक है। तो उसने राज्य को प्रथम बोला, प्राथमिकता दी और व्यक्ति को गौण माना, ठीक है। तो अरस्तु ने राज्य के आंगिक सिद्धांत, इसको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, का प्रतिपादन किया, वो पुरुष प्रधान समाज की वकालत भी अरस्तु ने की, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि राज्य का आंगिक सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, तो हम उसका आंसर क्या होगा, अरस्तु, ठीक है। तो राज्य का आंगिक सिद्धांत किसने दिया, अरस्तु ने दिया, ठीक है। अरस्तु ने नागरिकता की परिभाषा शक्ति के प्रयोग में प्रभावी सहभागिता के रूप में की है, ठीक है। केवल वही व्यक्ति नागरिक होंगे जिन्हें सार्वजनिक मामलों में वोट देने का अधिकार होगा। तो अरस्तु ने क्या कहा कि उसने कहा कि नागरिक वही होगा जो राज्य के विकास में क्या करे, प्रभावी योगदान दे, मीन्स जो समाज की समस्याओं को, जो राज्य की समस्याओं को सुलझाने में अपना योगदान दे। केवल अरस्तु ने कहा कि केवल राजा के आगे नतमस्तक होना ही जो है नागरिक का कार्य नहीं है। अरस्तु ने कहा कि नागरिक वही होगा जो जिसे वोट देने का अधिकार होगा, और वोट देने का अधिकार उसे ही होगा जो एक वास्तविक तर्क आधारित, चिंतन आधारित, न्याय आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना करने में क्या होगा, सहायक होगा, जो राज्य के विकास में सहायक होगा, जो राज्य के उत्थान में सहायक होगा, जो राज्य के नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक विकास में सहायक होगा, या उससे संबंधित अपने तर्क दे सके, अपना चिंतन दे सके, उसी को वोट देने का अधिकार होगा। और जिसको वोट देने का अधिकार होगा वही राज्य का क्या माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि वही व्यक्ति नागरिक होगा जिन्हें सार्वजनिक मामलों में वोट देने का अधिकार होगा। और वोट देने का अधिकार वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है।
है, क्योंकि वोट देने का मतलब है कि हम अपने शासक को चुनने जा रहे हैं। मीन्स हम एक ऐसे व्यक्ति को राज्य की व्यवस्था की बागडोर देने जा रहे हैं जो राज्य पर उचित रूप से क्या करे, नियंत्रण करे और राज्य की पूरी व्यवस्थाओं को क्या करे, समन्वित रूप से क्या करे, जो है चलाए। ठीक है, तो उसमें वही व्यक्ति जो है इसका अधिकारी होगा जिसे वोट देने का अधिकार होगा। और अगर उसको वोट देने का अधिकार होगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और जो है वैचारिक शक्ति और जो है उचित और अनुचित को पहचानने की शक्ति, उसके अंदर न्याय का सद्गुण और जो है चारित्रिक गुण, उच्च कोटि के गुण जिनमें ये विद्यमान होंगे, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। अर्थात वो राज्य की समस्याओं को सुलझाने में अपना क्या दे सकता है, योगदान दे सकता है। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, तो अरस्तु ने ये सारी बातें बताई थी। आगे क्या है, अरस्तु ने दासों, स्त्रियों व अन्य देशी लोगों की नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने स्त्रियों, अन्य देशी लोगों व दासों को नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखा। मीन्स जो अन्य देशी लोग हैं निश्चित रूप से उनको तो नागरिकता में शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी है, जो अन्य देशी लोग हैं उनको हम जो है हमारे वहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं है। ठीक है, और दासों और स्त्रियों को, क्योंकि जो है इसका कारण मूलभूत रूप से यह रहा होगा कि स्त्रियों को प्राकृतिक रूप से जो है कमजोर माना जाता है। ठीक है, तो या ये माना जाता है कि एक ऐसा परसेप्शन है, ऐसी अवधारणा है कि स्त्रियों के अंदर जो चिंतन की शक्ति या जो तर्क करने की शक्ति जो है वो कम है, या वो शारीरिक रूप से क्या है, अक्षम है, जो राज्य के विकास में अपना विशेष योगदान नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या कहा कि अरस्तु ने, और दासों में, क्योंकि जो दासता का मतलब यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति जिसके अंदर विवेक की कमी हो, विवेक के सद्गुण की कमी हो, न्याय के सद्गुण की कमी हो, या जिसके अंदर चिंतन और तर्क की जो है बहुत ज़्यादा प्रधानता नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में राज्य का शासक चुनने का योग्य नहीं हो सकता, या ऐसे व्यक्ति को राज्य का शासक चुनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अगर जो है अगर तर्क आधारित, चिंतन आधारित या योग्यता आधारित अगर विश्लेषण नहीं होगा, तो निश्चित रूप से अगर ऐसे व्यक्ति को अगर वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो किसी ऐसे शासक चुनाव करेंगे जो है राज्य को कुशल रूप से का नेतृत्व नहीं कर पाएगा, राज्य को कुशल रूप से नहीं चला पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अरस्तु ने कहा कि जो है स्त्रियों और अन्य देशी लोगों और दासों को उसने नागरिकता की श्रेणी से क्या रखा, बाहर रखा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसके विपरीत प्लेटो जो था वो स्त्री शिक्षा का, स्त्री मताधिकार का क्या था, पक्षधर था। ये हमको ये भी बात याद रखनी है। नागरिक वही हो सकता है जो समाज की समस्याओं को सुलझाने में समाज का मार्गदर्शन करे या मार्गदर्शन कर सके, वही क्या कहलाता है, नागरिक कहलाएगा। ठीक है, अरस्तु ने स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत दिया। देखिए स्वर्णिम मध्यमान क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। स्वर्णिम मध्यमान का क्या है कि जब अरस्तु ने विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, वहाँ की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया, तो अरस्तु एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि अरस्तु ने ये देखा कि कोई भी जो शासन व्यवस्था है, चाहे कोई भी शासन व्यवस्था बनी हुई है, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अगर बनी हुई है, तो आज एक दिन से तो बनी नहीं हुई है। और शासन व्यवस्था में निश्चित रूप से कई वर्षों से वो स्थापित एक शासन व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से अरस्तु ये मानता था कि अगर किसी शासन व्यवस्था को हमको बदलना है, ठीक है, तो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता होगी। और क्रांतियाँ तभी पैदा की जा सकती हैं जब पूरे राज्य में एक वैचारिक क्या हो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो। और इतना बड़ा वैचारिक परिवर्तन कर पाना और इतना बड़ा एक जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हिंसा भी जो है जन्म लेगी, तो अरस्तु इन चीज़ों से जो है थोड़ा सा क्या करता था, परहेज करता था। अरस्तु ये मानता था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो उसने क्या किया, एक मध्यमान, वो ये मानता था कि एक जो है मतलब जो है बहुत ज़्यादा फेरबदल ना करके बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है राज्य में न किया जाए, और एक बनी बनाई व्यवस्था को पोषक था। और उसने ये माना कि कहीं ना कहीं इतना बहुत बड़ा परिवर्तन करना संभव न हो, तो कुछ मूलभूत परिवर्तन या कुछ आवश्यक परिवर्तन राज्य में कर दिए जाएं और जो है राज्य की व्यवस्था को स्थिर रखा जाए। स्थिर मूल रूप से ये मानता था कि स्थायित्व हो शासन का, लंबे टाइम तक शासन चले, शासन व्यवस्था जो स्थायी हो। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारे राज्यों का अध्ययन ऐसा किया था जिसमें उसको ये लगा कि जो है शासन व्यवस्थाएं क्या होती रहती हैं, अस्थिर होती रहती हैं, जिससे वहाँ की जो शासन व्यवस्थाएं वो बदलती रहती हैं। तो वो शासन व्यवस्था के स्थायित्व का क्या था, समर्थक था। ठीक है, उसके बाद अरस्तु ने न्याय को दो वर्गों में विभाजित किया, है ना। न्याय को उसने दो वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, पहला उसने कहा वितरणात्मक न्याय, यानी कि प्रचलित व्यवस्था व परंपरा के अनुसार। यह है वितरणात्मक न्याय, जो प्रचलित व्यवस्था के अनुसार हो, जैसी व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था के अनुसार जो न्याय व्यवस्था है वो है वितरणात्मक न्याय।
ठीक है, वो परंपरा के अनुसार। दूसरा उसने कहा प्रतिवर्ती न्याय, यानी कृत्य आधारित, मतलब अगर कोई व्यक्ति, उसने कहा कि कोई व्यक्ति अगर कोई जो है ऐसा कार्य करता है या कोई अपराध करता है तो उसको उसी अनुपात में दंड दिया जाए जिस अनुपात में उसने वो अपराध किया है। मतलब ऐसा नहीं कि उसने अपराध तो बहुत छोटा है, दंड उसको बहुत बड़ा दे दिया जाए, या जिस प्रकार का उसने कोई कार्य किया है उसी प्रकार का उसके साथ क्या हो, न्याय हो, उसी प्रकार की उसके साथ क्या हो, न्याय व्यवस्था लागू हो। इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती न्याय, यानी कि कृत्य आधारित न्याय। ठीक है, उसने कहा कि एक कानूनी व्यवस्था का समर्थक रूढ़िवाद का मूल प्रवर्तक भी उसको माना जाता है। अर्थात अरस्तु क्या था, एक बनी बनाई, एक स्वर्णिम मध्यमान, एक बनी बनाई व्यवस्था, जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं समाज में, जो न्याय व्यवस्था जो चली आ रही है, जो परिपाटी जो चली आ रही है, लगभग उसी का वो क्या था, पोषक था। वो चाहता था कि एक वही व्यवस्था जो है लगभग चलती रहे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं था। तो इसलिए अरस्तु को क्या बोला जाता है, रूढ़िवाद का मूल प्रवर्तक भी बोला जाता है। ठीक है, अब प्लेटो ने अरस्तु को शरीरधारी बुद्धि कहा था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने कहा था, प्लेटो ने शरीर को शरीरधारी बुद्धि कहा था। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथ लिखे। अरस्तु स्त्री शिक्षा का पक्षधर नहीं था। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अरस्तु ने शिक्षा को 3 सोपानों में बांटा, जैसे प्लेटो ने भी अलग अलग भागों में बांटा था, जैसे मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आपको, वैसे ही अरस्तु ने भी शिक्षा व्यवस्था को 3 सोपानों में बांटा। कहाँ से, एक तो 7 वर्ष तक, एक 7 से 14 वर्ष तक, और एक 14 से 21 वर्ष तक उसने शासन व्यवस्था को क्या किया, बांटा। ठीक है, हाँ। अरस्तु ने दास्ता को 2 वर्गों में विभाजित किया। एक होती है प्राकृतिक दास्ता, एक है वैधानिक दास्ता। देखिए प्राकृतिक दास्ता क्या है, कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ क्या होती है, शारीरिक जो है अक्षमताएं होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जन्मांध है, जन्म से अंधा है, देख नहीं सकता, ठीक है, या सुन नहीं सकता, ठीक है, या बोल नहीं सकता, या चल नहीं सकता, ठीक है, तो ये सब कैसी, तो निश्चित रूप से उसको क्या रहना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा या निर्भर रहना पड़ेगा किस पे, समाज पे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो मनोभाव हैं या जो चीज़ करना चाह रहा है तो उनको चाह के भी वो कर नहीं सकता। तो एक दास्ता का भाव उसके अंदर हमेशा बना रहेगा। तो ऐसी दास्ता को उसने कहा प्राकृतिक दास्ता। ठीक है, दूसरा उसने कहा वैधानिक दास्ता। वैधानिक दास्ता मतलब कानूनी दास्ता। ठीक है, जैसे समाज में जो पद हैं अलग अलग जो बटे हुए हैं सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार, एक हायरार्की जो है कार्य करने की, सामाजिक व्यवस्थाओं को संभालने की, उच्च पद, निम्न पद, ठीक है, और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करेगा अपनी योग्यता के अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार, अपने कौशल के अनुसार। तो वो एक क्या है, वैधानिक दास्ता है। ठीक है, उसकी अन्य रचनाएं क्या हैं, पोएटिक्स है, मेट्रोलॉजी है और हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है कि उसकी जो अन्य रचनाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिक्स, एथिक्स, और जो हमने जो उसकी अन्य जो आपको यहाँ पे मैंने आपको उसकी जो रचनाएं बताई, और रिटोरिक। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो अन्य रचनाएं हैं वो है पोएटिक्स और मेट्रोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इजाया बर्लिन ने प्लेटो को कांटेदार जंगली चूहा, वो अरस्तु को लोमड़ी कहा। किसने कहा, इजाया बर्लिन ने प्लेटो को कांटेदार चूहा कहा और अरस्तु को लोमड़ी कहा। ठीक है, अरस्तु ने क्या कहा, कानून आवेग विहीन विवेक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोटेशन है, कानून आवेग विहीन विवेक है। किसने कहा, अरस्तु ने। ठीक है, और अरस्तु प्रथम विश्वकोशी है। किसने कहा, कैटलिन ने। ये भी आपको याद रखना है, अरस्तु प्रथम विश्वकोशी है। किसने कहा, कैटलिन ने कहा। राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। ये भी किसने कहा, अरस्तु ने कहा। मैंने आपको बता दिया था कि अरस्तु मानता था कि राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में है। मनुष्य का शुभ राजनीतिक शास्त्र का ध्येय होना चाहिए। ये भी किसने कहा, अरस्तु ने। उसको फादर ऑफ मास्टर जो है मास्टर साइंस, पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। ठीक है, उसी ने राजनीतिक शास्त्र को क्या कहा, मास्टर साइंस भी कहा। ठीक है, हाँ, तो आप इस पूरी स्लाइड्स को देख लीजिए, इस पूरी वीडियोस को देखिए। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, और इसके साथ अरस्तु का पार्ट 2 भी यहाँ पे लेके आएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ। थैंक यू।